Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss a new series जिसके अंदर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फुल कवरेज करेंगे. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन से पहले बेसिकली बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एचआरएम, जो कि एब्रीविएशन है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फुल फॉर्म है इसकी. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब, पहले जो वर्ड मैनेजमेंट है उसका मतलब समझ लेते हैं. मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कैसे आप चीजों को मैनेज करते हो, कैसे चीजों को असेंबल करते हो, प्लानिंग करते हो, उसकी ऑर्गेनाइजिंग करते हो, लोगों की स्टाफिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, लोगों को कंट्रोल करते हो. दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. जब ये सब लोगों के बिहेवियर पे आ जाता है, लोगों के बेसिस पे आ जाता है, लोगों को आप कब रिक्रूट कर रहे हो, कब वहां पे सिलेक्शन हो रहा है, कौन सा ट्रेनिंग प्रोसेस है, जब ये सब कुछ कवर हो जाता है तो दैट इज ऑल कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसके इर्द गिर्द घूमेगा? ह्यूमन के. ह्यूमन को एज अ रिसोर्स मान के उसको संभालने की जरूरत है, क्योंकि जब आपका मैनेजमेंट अच्छे से काम करेगा तो वो प्रॉपर तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिफ्लेक्ट बैक होगा. ठीक है. नाउ एचआरएम रेफर्स टू द स्ट्रेटेजिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट. जो एचआरएम है इसका क्या मतलब है? स्ट्रेटेजिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट. लोगों का पीपल का विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या किया जाए? जब हम प्रॉपर तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लोगों को इकट्ठा करेंगे टू ऑप्टिमाइज देयर परफॉर्मेंस, ताकि उनकी परफॉर्मेंस बढ़े, ताकि उनकी परफॉर्मेंस बूस्ट अप हो एंड कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. और उनकी जो परफॉर्मेंस है लीड्स टू, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अटेन हो सके, उसका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बन सके, ऑब्जेक्टिव बढ़ सके. ना इसके अंदर आता क्या क्या है? इसके अंदर कोऑर्डिनेशन आता है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो आपस में मिलके काम करते हैं, आपस में एक दूसरे को मैनेज करके काम करते हैं. उन लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है. जैसे एक स्टूडेंट और एक टीचर का, मान लो टाइमिंग, अगर एक टाइमिंग रखी गई है, उस टाइमिंग पे टीचर प्रेजेंट है, स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे आप बोलोगे कि देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. ठीक है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, तालमेल की कमी है. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या होना चाहिए? इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस फंक्शंस. अलग अलग फंक्शंस मिलके जब काम करते हैं रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज. जब ह्यूमन रिसोर्सेज जुड़ी हुई है इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, इसमें लोग जुड़े हुए हैं, जहां पे लोग आपस में क्या कर रहे हैं? लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं. देन लोगों को इंटरव्यू लेने के बाद उनको सेलेक्ट कर रहे हैं. सेलेक्ट करने के बाद लोगों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, और फिर ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे रोल प्ले करते हैं उनकी प्रॉपर बायोडेटा. मतलब उनकी सिलेक्शन से पहले, उनकी रिक्रूटमेंट से पहले, ठीक है, और जब सिलेक्शन होने के बाद की जो फुल प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. फिर उनकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, कब आपके कौन से स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो ये सब कुछ आपका इसमें आ जाएगा. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब है? परफॉर्मेंस को बढ़ाना, बढ़ावा देना, परफॉर्मेंस को बढ़ावा देना. यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल भी है, कंपनसेशन भी है. कंपनसेट करोगे ना, उनको सैलरीज दोगे, वेजेस दोगे टाइम पे. एंड एम्प्लॉय रिलेशन, और ना केवल आपको एक सैलरी वाला रिलेशन मेंटेन करके रखना है, जबकि आप
आपको एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है ताकि जो एम्प्लॉय है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहे, ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या कर पाए, काम कर पाए और अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को एक लॉयल फ्रेमवर्क दे पाए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको भी एक ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है और एम्प्लॉय को भी एक ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि टाइमली उसकी पेमेंट मिले, टाइमली उसका एक तरीके से अप्रेजल हो सके, प्रमोशन हो सके, वो भी एक लेवल अप जंप कर सके। नाउ रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप लोगों के लिए, वाई? जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो स्लाइड्स में, सबसे पहले क्या लिखा है, रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग का क्या मतलब होता है, जब आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लोगों को लेके आते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और उनमें से कई सारे लोगों को सिलेक्ट करते हो, पहले अट्रैक्ट करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि आपको इन स्किल्स की जरूरत, इस टाइप के एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, ऐसे आप क्या करते हो, पहले ये देखते हो कि हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट जरूरी है एक एम्प्लॉय के अंदर। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ये रिक्रूटमेंट होता है। अब जो रिक्रूटमेंट वाली प्रोसेस होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ओपन पोजीशन करते हैं, कहते बताते हैं कि वैकेंसी है, ये वैकेंट जॉब है, ठीक है, और ये जो काम होता है पहले ही शुरू कर देती है एचआर, ठीक है, एचआर टीम आपकी पहले ही स्टार्ट कर देती है। नाउ आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग, जहां पे आप ढूंढोगे, आइडेंटिफाई करोगे, अट्रैक्ट करोगे क्वालिफाइड कैंडिडेट को, ठीक है, उन कैंडिडेट्स को ढूंढोगे, कैंडिडेट्स में स्किल्स होनी चाहिए, कैंडिडेट में कम्युनिकेशन स्किल्स और भी डिफरेंट डिफरेंट मेंटल स्किल्स, एबिलिटी वाली स्किल्स, ठीक है, कन्विंसिंग स्किल्स होनी चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा मांगती है ना कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी एक पर्सन ने समझ रखा है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन में आए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज कंपेयर टू बिल्कुल फ्रेशर आए जिसको ये ही नहीं पता कि इस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे किया जाता है, ठीक है। तो दैट इज वाई एक्सपीरियंस होल्डर, उनको ऑलरेडी नॉलेज है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करने की, तो हम क्या ढूंढते हैं, स्किल्स को ढूंढते हैं, एक्सपीरियंस को ढूंढते हैं एंड पर्सनालिटी भी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। फिर ओपन पोजीशन की जाती है, स्क्रीनिंग किया जाता है, इंटरव्यू एंड देन एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में कोई प्रोसीजर होता है एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने का और किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई और भी प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है। नाउ ऑन बोर्डिंग, ऑन बोर्डिंग का मतलब है वेलकमिंग एंड ओरिएंटिंग न्यू हायर to help them settle into their new roles smoothly। ऑनबोर्डिंग का क्या मतलब है, जब आप सेलेक्ट हो गए एक ऑर्गेनाइजेशन में, अब आपको वेलकम किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है अच्छा आपको इस टीम के साथ मैनेज करना है, ये टीम आपको गाइड करेगी, इस टीम को आपको रिपोर्ट करना है, ये पर्सन आपको हेल्प करेगा ट्रेनिंग में, ठीक है, ये आपका सुपीरियर है, ये आपका सबऑर्डिनेट है, ये आपके साथ काम करेंगे, इन लोगों को इतनी नॉलेज है, ये मतलब प्रॉपर जब आपको वेलकम किया जाता है और बताया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वो होता है आपका ऑनबोर्डिंग, जहां पे वेलकम किया जाता है, ओरिएंटिंग न्यू हायर, और उनको एक मदद की जाती है कि वो आसानी से सेटल हो सके एक ऑर्गेनाइजेशन में, देयर न्यू रूल स्मूथली। क्योंकि क्या होता है जब एक नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता है तो वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझ पाता, की रोल्स नहीं समझ पाता, तो ये एनी हाउ मदद है एक तरीके से, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से जो न्यू हायर किया गया पर्सन है वो अच्छे से एडजस्ट कर पाए और अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा गोल देने में मदद करे।
नाउ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अब आपका लोगों का वेलकम हो गया। पहले आपने क्या क्या रिक्रूट किया, थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को बुलाया, उनके बाद उनको क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद अब वेलकम भी हो गया। अब उनके वेलकम के बाद अब वो आने लगे, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगे। अब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ये बताया जाएगा कि अच्छा आपकी ये स्किल्स तो इम्प्रूव्ड है, नाउ यू हैव टू इम्प्रूव दीज टाइप्स ऑफ स्किल्स ऑल्सो। अब इन सारी स्किल्स पे भी आपको काम करना है, अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लेके आना है। ट्रेनिंग तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में मदद करेगी, लेकिन जो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ये एनी हाउ मदद करेगा, सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, बाकी आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू हेल्प एम्प्लॉय, अब आप बनाओगे, डिजाइन करोगे, देन प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे, ट्रेनिंग को, प्रोग्राम को, ताकि एम्प्लॉय क्या हो सके, हेल्प एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की मदद हो सके, इम्प्रूव जॉब स्किल्स, उनकी स्किल्स से रिलेटेड एंड नॉलेज, अरेंजिंग फॉर कोचिंग, मेंटरिंग एंड डेवलपमेंटल असाइनमेंट, लोगों को अब अरेंज करना, देखना, कोचिंग के लिए प्रॉपर अरेंज करना, उनकी मेंटरिंग करना, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो उनके ऊपर निगरानी रखना, उनका क्या रिजल्ट है, क्या फीडबैक है, ट्रेनिंग से वो कुछ सीख पा रहे हैं या वो सेम प्लेटफॉर्म पे है, सेम लेवल पे है, तो ये भी बताया गया है। नेक्स्ट वन इज, अब ट्रेनिंग के बाद परफॉर्मेंस को मैनेज किया जाएगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब आपसे स्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस गोल एंड एक्सपेक्टेशन फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय की क्या होगी, एक्सपेक्टेशन। नाउ कंडक्टिंग परफॉर्मेंस रिव्यूज एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, अब जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है वो एनी हाउ कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि वो आपकी मदद करेगा, और वो आपको ये भी बताएगा कि देखो ऐसे काम करना है, और मैं आपके पैरामीटर को मेजर भी करूंगा, आप ऐसे काम कर भी पा रहे हो कि नहीं। तो जब मैंने ट्रेनिंग दी किसी भी एम्प्लॉय को, नाउ अब वहां वो एम्प्लॉय ठीक से उस एडजस्टमेंट को समझ भी पा रहा है कि नहीं, वो भी इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। इम्प्लीमेंटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोसेस। नाउ कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स, कंपेंसेशन का क्या मतलब है, सैलरीज और जो आपको बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएंगे। डिजाइनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग पे स्ट्रक्चर, बोनसेस, इंसेंटिव्स, क्योंकि आपको पता है अगर आप एक अच्छी ट्रस्टवर्दी कंपनी में या अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करते हो तो वहां पे बोनस का, पे स्ट्रक्चर का एक अलग रोल होता है। तो वो आपको प्रॉपर फ्रेमवर्क बताएंगे कि आपकी सैलरी इतनी है, आपका बेसिक इतना है, आपका डीए इतना है, आपका बोनस इतना है, ठीक है, आपको इंसेंटिव इतना मिल रहा है, आपका पीएफ इतना डिडक्ट हो रहा है। तो ये सब कुछ किस में आएंगे, कंपनसेशन में आएंगे। आपका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ये है, और बाकी दूसरे बेनिफिट्स ये है, ताकि आपका जो टैलेंट है वो रिटेन रहे। अब आप टैलेंट ही तो हो गया, एम्प्लॉय जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके ऊपर खर्च कर रहे हो, उसे ट्रेनिंग दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, वो आपके लिए टैलेंट हो गया। अब आप उनसे क्या करोगे, अपनी प्रोडक्टिविटी, रिजल्ट निकलवाओगे, तभी तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। नाउ इंश्योरिंग इंटरनल पे इक्विटी एंड एक्सटर्नल मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस, ये भी देखोगे कि उनको इंटरनल पे मतलब इक्विटी लेवल पे, एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। देखो इक्वालिटी का मतलब है एक एक ग्रेजुएट है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो आप ये बताओ क्या इनका पे स्केल सेम हो सकता है। Is it be possible that a graduate earn as equal amount as an assistant professor? No, because their education skills, their
मैनेजिंग स्किल्स और उनकी टीचिंग स्किल्स बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। तो आप बोल रहे हो कि ग्रेजुएट, जितने ग्रेजुएट हैं जो सेम लेवल के हैं उनको सेम सैलरी दो, वहां पे तो इक्वालिटी रखो, और जो जिस प्लेटफॉर्म पे है, जो जिस लेवल पे है, उस लेवल पे वो क्या कर पाए, बहुत ही अच्छा गेन कर पाए, मतलब उसके हिसाब से उसकी पे स्केल हो, जिस हिसाब से उसकी स्किल्स है, जिस हिसाब से उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से उसकी क्या होनी चाहिए, उसके हिसाब से उनकी कंपनसेशन या उनकी पे स्केल होनी चाहिए। अब वो ना केवल आपकी इंटरनल फैक्टर के ऊपर, एक्सटर्नल मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर कंपटीशन के अंदर, अगर मान लो आपकी कंपनी ऑफर कर रही है 50,000 और एक और कंपनी है जो सेम लेवल के एम्प्लॉय को दे रही है 60,000, नाउ तो जो एम्प्लॉय है भले ही वो लॉयल है, लेकिन एनी हाउ पे स्केल तो इम्पोर्टेंटली फैक्टर प्ले करता है ना, तो वो क्या करेगा, स्विच कर देगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब ऑर्गेनाइजेशन ने तो उस पर बहुत कुछ खर्च किया है, अपना टाइम भी, अपने कॉस्ट भी, बहुत कुछ लगाया है, तो आपको ना केवल इंटरनल बेसिस पे इक्वालिटी रखनी है, बल्कि एक्सटर्नल बेसिस पे भी ये भी देखते हुए चलना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स, जो आपकी कॉम्पिटिटर्स कंपनीज है, वो अपने एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो आपके लिए लॉयल रहे, ट्रस्टवर्दी रहे एज कंपेयर टू द अदर वन। नाउ एम्प्लॉय रिलेशन क्या होगा, हैंडलिंग एम्प्लॉय कंप्लेन, आप कंप्लेन को समझना, हैंडल करना, जो प्रॉब्लम्स आ रही है या अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है, अगर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है तो उन सबको मैनेज करना भी कहीं ना कहीं आपका एचआर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्प्यूट एंड ग्रीवेंस, एस्टैब्लिशिंग चैनल्स फॉर टू वे कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज, एडमिनिस्ट्रिंग एचआर पॉलिसीज एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर फेयरली। नाउ कंप्लायंस क्या है, इंश्योरिंग एचआर प्रैक्टिस adhere to applicable local, state and federal employment laws। अब आप जो भी चीजें बना रहे हो, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो लॉ के अकॉर्डिंगली सही है कि नहीं, क्योंकि लॉ ने मिनिमम वेज एक्ट अनाउंस कर रखा है ना, फैक्ट्रीज एक्ट अलग है, 1948 अलग अलग एक्ट्स हैं, तो इनके अकॉर्डिंगली ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी कंपनी है, वो लॉज को फॉलो कर रही है कि नहीं, ये भी काम एचआर डिपार्टमेंट के अंदर रहता है ना। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिटेंशन, जो आपका एम्प्लॉय है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहे, वो बूस्टअप होता रहे, वो मोटिवेट होता रहे, ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के लीव करके ना जाए, क्योंकि अगर वो लीव करके गया तो किसी और पर्सन को हायर करने के लिए फिर वही टाइम खर्च होगा, आपकी कॉस्ट लगेगी, फिर उसको इतना ट्रेन करना पड़ेगा, एंड देन फिर अगेन अगर आप उनको अच्छे इंसेंटिव्स वगैरह नहीं दोगे, टाइम पे सैलरी वगैरह नहीं दोगे, तो फिर वो भी ऑर्गेनाइजेशन को लीव करेगा, तो इसलिए कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ पे रिटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Executing retention strategies to boost employer to stay with the firm, enhancing job satisfaction, career development options। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। एक तो डिस्कस किया है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो मेनली होता है क्या है, और डिस्कस किया है कि क्या उसका मेनली रोल होता है। तो टैलेंट एक्विजिशन का मतलब टैलेंट को ढूंढना, एम्प्लॉय को बरकरार रखना, वर्कफोर्स में कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी इन द सेंस कि अगर प्रोडक्शन जैसा हो रहा है, कहीं ना कहीं आप ये चाहोगे कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपका प्रोडक्टिविटी का लेवल भी बढ़े, है ना, तो ये आपके रोल होते हैं। अब बात कर लेते हैं, HRM इज क्रूशियल फॉर आइडेंटिफाइंग, आप ढूंढ रहे हो, लोगों को हायर कर रहे हो, उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट टैलेंट को, राइट टैलेंट एट राइट पोजीशन, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। देखो
अगर किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो वो सेल्स डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में अच्छा काम कर सकता है, लोगों को समझा सकता है, लोगों को अवेयर कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन स्किल्स वाले को आप बैक में डाल दोगे, ठीक है, इन फ्रंट नहीं रखोगे, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएशन होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर टैलेंट सही है तो उसको सही जगह पे पुटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ इफेक्टिव रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी इंश्योर्स दैट वो ये देखेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है हैज स्किल्स एंड क्वालिफाइड इंडिविजुअल टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव, अपने लक्ष्य को जो ऑब्जेक्टिव है उसको समझ पाए। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयर रिटेंशन। एचआरएम एक इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है developing and implementing retention strategies by creating a positive work, एक अच्छा नाम कमा के, एक अच्छा काम करके, environment and addressing employee needs, employee की जरूरतों को समझना। HRM contributes to reducing turn एम्प्लॉयज और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो टर्नओवर को कम कर सकता है। टर्नओवर का मतलब होता है कि एम्प्लॉय कितना ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, तो उस चीज को कम करना। क्योंकि देखो जितना आपका एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा होगा उतना आपको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे किसी नए पर्सन के ऊपर, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ वर्कफोर्स प्रोडक्शन। वर्कफोर्स प्रोडक्शन का क्या मतलब है? एचआरएम जो प्रैक्टिसेस होती है उसके अंदर ट्रेनिंग आ जाती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंट्रीब्यूट टू इनहेंसिंग द स्किल्स। ना केवल आपके एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें, आपका ये कोशिश होनी चाहिए कि दिन प्रतिदिन आपको कहीं ना कहीं उन एम्प्लॉय से ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, ठीक है एम्प्लॉय। दिस इन टर्न इम्प्रूव्स, और इसकी वजह से क्या होगा? वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी क्या हो पाएगी? बढ़ती रहेगी। नाउ स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट। स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट क्या है? HRM align human capital strategies with the organization strategic goal। अब क्या है? कैपिटल स्ट्रैटेजीज का मतलब है जो पैसा लगा है। देखो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक तरफ कैपिटल एक तरफ ह्यूमन। बिना कैपिटल के ह्यूमन कुछ नहीं कर सकता, बिना ह्यूमन के कैपिटल अपने आप कुछ नहीं हो सकती। तो दोनों ही इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करते हैं। कैपिटल स्ट्रैटेजीज जो है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक गोल दोनों मिलके काम करेंगे। इससे पता चलेगा दिस इंश्योर्स दैट वर्कफोर्स इज वर्किंग टूवर्ड्स, कि वर्कफोर्स है वो किसकी तरफ काम कर रही है? अचीवमेंट ऑफ द कंपनीज मिशन, कंपनी के मिशन के ऊपर, कंपनी के ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम कर रही है ना। एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एंगेज्ड एम्प्लॉय आर मोर कमिटेड, लोगों को एंगेज करके रखना, लोगों को किसी काम में बिजी रखना इज मोर इम्पोर्टेंट। कोई जुड़ तो जाता है आपके साथ लेकिन उसको अपने साथ बांधे रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको मोटिवेट कर पाना टाइमली and likely to contribute positively to the organization. HRM initiatives such as employee engagement program foster a sense of belonging and commitment, ठीक है। तो वहां पे कमिटमेंट या एक दूसरे के साथ जुड़ पाना वहां पे क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंटली रोल प्ले। नाउ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या फंक्शंस है? एक तो लोगों को अपॉइंट करना है, स्टाफिंग, जिसके अंदर दिस इंक्लूड रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग, जहां पे राइट एम्प्लॉय को राइट पोजीशन पे रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें प्लानिंग आता है, प्लानिंग द स्टाफिंग नीड्स, अट्रैक्टिंग कैंडिडेट, लोगों को लेकर के आना, स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यूइंग, लोगों को स्क्रीन करना, लोगों से क्वेश्चंस पूछना, उनसे इंटरव्यू करना और उनको सेलेक्ट करना, न्यू हायर्स को, मतलब नए लोगों को हायर करना। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि आप एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, अब आपका ओरिएंटेशन हो गया, अब आप उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा दोगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करोगे, फिर परफॉर्मेंस को मैनेज करोगे,
परफॉर्मेंस को देखोगे दिन पे दिन उनकी वो गोल्स अचीव कर पा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं, निगरानी रखोगे उनके ऊपर, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस को बढ़ावा देना, प्रोवाइडिंग फीडबैक प्रोवाइड करना, एड्रेसिंग परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स एंड एडमिनिस्ट्रिंग एम्प्लॉयज रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। कंपनसेशन वही सैलरीज दोगे। अब सैलरीज के अंदर क्या क्या आ गया आपका, इंश्योरेंस बेनिफिट्स आ गया, हेल्थ बेनिफिट्स आ गया, आपका बोनस आ गया, आपका बेसिक आ गया, आपका डी आ गया। ये सब कुछ पे स्केल के अंदर आ जाएंगे। एम्प्लॉय के साथ रिलेशन अच्छा मेंटेन करोगे, गुड वर्किंग रिलेशनशिप, ना केवल आप पे स्केल में अच्छा रिलेशन मेंटेन करो, उनसे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रखो, उनको मोटिवेट करते रहो टाइम टू टाइम। एक फॉर्मल रिलेशन के साथ एक इनफॉर्मल टच भी रखो ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल रहे एम्प्लॉय। नेक्स्ट वन इज हेल्थ एंड सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहीं कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं वो सेफ फील नहीं करते, उनको ये डर लगा रहता है कि हमारी जो लाइफ है उसमें थोड़ा सा रिस्क मेंटेन हो रखा है, रिस्क बना हुआ है, तो उसको संभाल के रखने की जरूरत है एम्प्लॉय की सर्विसेज। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रिंग एम्प्लॉय सर्विसेज प्रोग्राम जैसे पेरोल, सजेशन सिस्टम, एम्प्लॉय काउंसलिंग एंड असिस्टेंट प्रोग्राम एंड एम्प्लॉय रिक्रिएशन। नेक्स्ट वन इज स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं उनकी भी प्री प्लानिंग करना। This applies to Alliance HR strategies and plan to support the firm's strategic business goal. और इसका जो मकसद रहता है, it aim to deliver efforts that meet current and future firm need. Now importance, attract, retain talent को बढ़ावा देना, employee की skill को बढ़ाना। कैसे बढ़ाओगे? ट्रेनिंग के थ्रू। नेक्स्ट वन इज लीगल कंप्लायंस। लीगल फ्रेमवर्क को भी आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, चाहे वो मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो स्ट्राइक से रिलेटेड हो, आपको एक नॉर्मल सिनेरियो में लॉ का बहुत ध्यान रखना है, सेफ्टी की बहुत ध्यान रखना है, और पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन की ध्यान रखनी है। कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है। ठीक है, मोटिवेशन वगैरह और मीटिंग्स के थ्रू, न्यूज़लेटर्स के थ्रू। बिल्ड फर्म कल्चर, फर्म के कल्चर को भी बढ़ाना है, डेवलप करना है, पॉलिसीज के थ्रू, प्रैक्टिसेस के थ्रू, स्टाफ परफॉर्मेंस एंड रिटेंशन। इज स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है स्टाफ में तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस ना हो उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। फिर उसके बाद अलाइज इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये सब क्या था, हमने क्या क्या इसमें डिस्कस कर लिया एचआरएम के बारे में। एचआरएम का कॉन्सेप्ट, एचआरएम का इंपॉर्टेंस, रोल, फंक्शंस। तो बहुत ही डिटेल में हमने एचआरएम वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या कोई और टाइप के लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो वो भी बता सकते हो। उसके लिए जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि कोई डाउट सेशन रख लें आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।